पैदल चल रहा हूँ और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण शिवहर करने के बाद आज कुछ 2 हफ्तों से मैं आपके जिले गोपालगंज में हूँ। उसी क्रम में मैं आपके प्रखंड में यहाँ पर आज कल रात में पहुँचा हूँ। अभी तक का जो अनुभव रहा है, जो बातें लोग बता रहे हैं या जो हम लोग देख समझ पा रहे हैं, उसके विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी आपके सामने रखूँगा, फिर आपके सवाल लेंगे। मोटे तौर पे जो बिहार में अभी तक समझ में आ रही है बात, बेरोजगारी और उससे जुड़ा हुआ पलायन बिहार के नज़रिए से, बिहार के समाज के नज़रिए से, लोगों के नज़रिए से सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो गरीब, अमीर, मध्यम वर्गीय सारे परिवार के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और पलायन होता है, ये बात तो सबको पता है, इसके लिए कोई पदयात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप पदयात्रा करते हैं, देखते हैं, इतने हजार के आसपास गाँव में जब हम लोग गए हैं खुद से पैदल चल के, तो इसकी विकरालता का या इसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की समझ जो है वो समझ में आती है। ज़्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं, यहाँ गांव में करीब 50 से 60% जो नवयुवक हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो 10 से 15 हजार रुपये महीना कमाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर कोई बहुत बड़ी नौकरी करने या कोई बहुत बड़ी तनख्वाह के लिए जा रहे हैं। ये दिखाता है कि आज भी बेरोजगारी और पलायन, बेरोजगारों से जुड़ा हुआ जो पलायन का मुद्दा है, ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन है। मजबूरी में जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, जीवन को बेहतर बनाने के नज़रिए से कम, और मजबूरी में लोग ज़्यादा जा रहे हैं। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा गांव समाज में दिखता है वो स्वाभाविक तौर पर किसानों का है, क्योंकि बिहार की जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा वर्ग किसानी से, खेती से जुड़ा हुआ है। हालांकि किसानी और खेती से जुड़े हुए लोगों की संख्या इतनी नहीं है जितनी लोगों को बाहर से समझ में आती है। उसकी एक वजह यह है कि बिहार में 60% लोग जो हैं वो भूमिहीन हैं, तो 40% लोगों के पास ही जमीन है। और जो लोग खेती किसानी करते हैं उनमें 91% टू बी प्रिसाइज, 91% लोग ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से कम की जमीन खेती करते हैं। तो ज़्यादातर जो यहाँ किसानी करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, मतलब जीने खाने के लिए खेती करते हैं। उनके लिए वो आर्थिक उन्नति का या गरीबी से निकलने का रास्ता नहीं है, वो पेट भरने का रास्ता है। देश में ये आंकड़ा है 38%, तो इसको आप ध्यान में रखें कि देश में 38% लोग भूमिहीन हैं और बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। दूसरा, देश में जो किसानों का जो एवरेज औसत जोत है, उससे बिहार में एवरेज जोत जिनकी 1 हेक्टेयर से कम है, उसकी संख्या करीब 30% से भी ज़्यादा है। 91% लोग यहाँ पर 1 हेक्टेयर से कम की खेती करते हैं। जो किसानों की तात्कालिक सबसे बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर खाद और बीज का उपलब्ध न होना और उसकी बढ़ी हुई कीमत, उसकी कालाबाजारी। यूरिया के लिए पिछले कई महीनों से लगातार हाहाकार मचा हुआ है। लोग बताते हैं 500, 700, 800, 1000, 1200 रुपये तक भी लोग यूरिया खरीद रहे हैं, और उन बढ़ी हुई कीमतों पर भी लोगों को यूरिया मिल नहीं रहा है। और ये सीमावर्ती क्षेत्रों में ज़्यादा समस्या है। जिस जिले, जिस प्रखंड की निकटता नेपाल से जितनी ज़्यादा है, वहाँ रेट उतना ही ज़्यादा है। नेपाल से जुड़े हुए एरिया में यूरिया की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ 1200 रुपये में भी यूरिया नहीं मिल रहा है। जो नेपाल से दूर के एरिया हैं वहाँ पर ये किल्लत थोड़ी कम है, लेकिन 500 से नीचे तो शायद ही किसी को मिल रहा है। कुछ लोगों को पैक्स के माध्यम से 100, 150, 200 बोरा हर पैक्स में अगर आ रहा है, जो लोग थोड़े एक्टिव हैं वो 350, 400 में भी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एवरेज 500 से 700 रुपये यूरिया के लिए दे रहे हैं। लेकिन किसानों की जो हालात है वो सिर्फ यूरिया की बढ़ी हुई तात्कालिक जो समस्या है या अभी जो शुरू हुई है, इसके अलावा बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जो खेती किसानी करने वाली लोग हैं, एक तो उनकी जोत कम है, दूसरा खेतों में सिंचाई का सुविधा का न होना। ये दोनों चंपारण और गोपालगंज एरिया है, यहाँ पर पहले नहरों की स्थिति बेहतर थी, ऐसा लोग बताते हैं। पहले से नहर बने हुए थे, खासकर चंपारण एरिया में, लेकिन नहरों के रख रखाव के अभाव में या व्यवस्था के अभाव में ज़्यादातर जगहों पर जहां नहर पहले से है भी या ट्यूबवेल सरकारी पहले से थे, वो भी या तो बंद पड़ गए या खराब हो गए या वहां से पानी नहीं मिल रहा है। जहां नहरों में पानी आ भी रहा है
वहां पर भी नहरों से खेत में पानी पहुंचाने के लिए लोगों को पंपिंग सेट डालकर ही व्यवस्था बनानी पड़ रही है, क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो ज्यादातर रख रखाव के अभाव में खराब हो गया है। इस चीज को अगर आप आंकड़ों में देखेंगे पूरे बिहार के संदर्भ में, तो आपको पता चलेगा कि बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पिछले 10 साल में 11% से कम, मतलब सिंचित भूमि की जो एकड़ेज है वो 11% से कम हो गया है। हर राज्य में सिंचित भूमि बढ़ रही है, बिहार में वो 11% से कम हो गई। मतलब 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ में नहर से ट्यूबवेल से पानी मिलता था, तो आज 89 एकड़ में ही वो पानी या नहर या ट्यूबवेल से मिल रहा है। ये जल संसाधन, जल प्रबंधन की व्यवस्था का परिणाम है। दूसरी जो बड़ी समस्या किसानों की है वो है स्वाभाविक तौर पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पर नदियों से फ्लैश फ्लड या लंबा जो जिसको सरकार बाढ़ मानती है, बाढ़ का आना, नदियों का कटाव, नदियों के रास्ते बदलने की जो समस्या है, ये पूरे इलाके में आपको देखने को मिलेगी। आप लोग यहीं रहते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन बाढ़, सूखा, पानी की किल्लत, खाद, बीज, इन सब के बावजूद जो पैदा हो रहा है उसका कीमत न मिल पाना शायद किसानों की बदहाली का सबसे बड़ा कारण है। इन सब के बावजूद जो किसान पैदा करता है, बिहार में उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। बिहार में समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कोई व्यवस्था करीब करीब है ही नहीं। आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिहार में पिछले 10 साल में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। ये आंकड़ा आप ध्यान में रखिए, 13% धान और 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। पंजाब के लिए ये आंकड़ा 70% से ज्यादा है। हम लोग यहाँ बैठकर बात करते हैं कि पंजाब में जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं वो बहुत समृद्ध हैं, बेहतर हैं। उसकी एक वजह यह है कि 70% से ज्यादा धान और गेहूं जो पंजाब में पैदा होता है उसको सरकार वहाँ की सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदती है। बिहार में आंकड़ा 13% और 1% है। दूसरे फसलों के लिए तो किसी तरह के किसी समर्थन मूल्य की बात ही नहीं है। अब मैं जब पैदल चल रहा हूँ तो पिछले 2-3 महीनों में धान की कटाई हुई है, गन्ने की फसल तैयार हुई है, तो लोगों ने जो बताया इसका परिणाम यह है समर्थन मूल्य की व्यवस्था न होने की वजह से कि धान का औसत मूल्य जिस पर किसानों ने धान बेचा है वो 1200 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि धान का समर्थन मूल्य है 2050 रुपया। यही हाल गन्ना का है, 325, 315 और 300 से नीचे का जो 3 वेराइटी है गन्ने का, उसमें भी मिलों के बंद होने की वजह से कुछ ही मिल बच गए हैं। तो जो मिल बच गए हैं उनकी मनमानी है। वो जो कैटेगरी 1 गन्ना जिसको कह रहे हैं लोग, जिसका 325 का शायद रेट है, वो गन्ना ऐसा है जिसमें उपज कम हो रही है क्योंकि उसमें कीड़े ज्यादा लग रहे हैं या उसमें सूखे की शिकायत ज्यादा है, ज्यादा पानी की जरूरत है। मिल वाले वही 325 में ले रहे हैं और उसमें भी क्वालिटी के नाम पर ज्यादातर किसान अपने हिसाब से उन्होंने वैरायटी 1 पे उपजाया है, लेकिन उनको भाव मिल रहा है वैरायटी 2 का या 3 का। दूसरी जो उसमें बड़ी समस्या है गन्ना किसान उत्पादकों का, चूंकि ये एरिया पूरा गन्ना के लिए और चीनी मिल के लिए जाना जाता है, कि किसानों के साथ जो घटतौली की मनमानी है मिलों के द्वारा, लोग औसतन बताते हैं कि 5 क्विंटल से 7.5 क्विंटल तक हर ट्रेलर पर घटतौली की जा रही है और वो पूरी तरीके से मिलों की इच्छा पर है। वो 5 क्विंटल काट दे, 6 क्विंटल काट दे, आपके पास कोई विकल्प है नहीं, आपको बेचना ही है। तो गन्ने की जो कीमत मिल वाला तय करेगा वैरायटी के गार्ब में या उसकी आड़ में, और जो वजन है उसमें 5 क्विंटल 7 क्विंटल कम कर देगा, तो वो हालत है कि जो गन्ना कभी यहाँ के लिए सबसे लाभदायक फसल था, आज किसान जो गन्ना उपजा भी रहा है उसकी हालत बहुत खराब है। पलायन, बेरोजगारी, किसान के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या लोग बताते हैं या देखने को मिलती है वो शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है तो सबको मालूम है। मैं एक लाइन में कहता हूं कि जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, स्कूली शिक्षा व्यवस्था, वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों द्वारा चलाए जाने वाली व्यवस्था बना दी गई है। न उसमें कोई नियमित शिक्षक है और न कोई नियमित विद्यालय है। सारे विद्यालय उत्क्रमित हैं और सारे शिक्षक नियोजित हैं। जो स्कूल्स हैं, जो विद्यालय हैं, वहां से खिचड़ी बट रहा है, पोशाक बट रहा है
लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। उसी तरह कॉलेज जो है, जहाँ पर बिल्डिंग है, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं, 10-10 हजार लड़कों का एडमिशन है, वहाँ पर डिग्री बट रही है, पढ़ाई वहाँ पर भी नहीं हो रही है। एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जहाँ पर स्कूलों से, विद्यालयों से खिचड़ी बट रही है और कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। यही स्थिति है, यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में डिग्री होल्डर होने के बाद भी, कागज पर 70-80% लोगों के साक्षर होने के बाद भी लोगों की स्थिति, उनको आप सही मायनों में साक्षर नहीं मान सकते हैं, शिक्षित नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो कभी करी नहीं, उनको डिग्री मिल गई है। ये स्थिति है। ज्यादातर लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिनके पास भी थोड़ी बहुत क्षमता है, गांव-गांव में कोचिंग, गांव-गांव में प्राइवेट स्कूलों की एक श्रृंखला खुल गई है। जो लोग सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों का, जिन्होंने नामांकन कराया हुआ है, वो लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। सरकारी स्कूल में नामांकन इसलिए है कि वहां पर खिचड़ी मिल जाए, कुछ सुविधा मिल जाए। पढ़ाई के लिए वो लोग जो प्राइवेट विद्यालय है उन्हीं पर डिपेंडेंट है। और इस पूरी इसकी शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे जो सोच है, गलत सोच, जिसकी वजह से ये हुई है, कई लोगों को लगता है कि शिक्षकों की जो क्वालिटी है उसके खराब होने से ऐसा हुआ है। वो एक वजह है, उसकी वजह से सब ये नहीं खराब हुआ है। क्योंकि कॉलेजेस में, आप पटना साइंस कॉलेज ले लीजिए, पटना कॉलेज देख लीजिए, वहां तो शिक्षा मित्र नहीं है, वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं चला रहा है, तो वो क्यों ध्वस्त हो गया है? इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार को की उदासीनता जो है शिक्षा को लेकर, उनकी ये प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। और समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर एक उत्क्रमित विद्यालयों का और नियोजित शिक्षकों का एक बड़ा जाल बिछा दिया गया है, जिसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया। इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि विद्यालयों की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और बच्चों के बीच में समायोजन हो। इसका परिणाम ये हुआ है कि जहां पर बिल्डिंग है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। बड़े बड़े कॉलेज हैं, वहां बिल्डिंग भी है, शिक्षक भी हैं, 10,000 बच्चे भी हैं, लेकिन पढ़ाई ही नहीं हो रही। तो इसलिए ये पूरी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर ध्वस्त है। इन तीन बातों के साथ जो 2-4 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी योजनाएं चल रही हैं, जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उसका मैं एक संक्षिप्त उसके बारे में बताऊंगा आपको। सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, जिस पर लाखों टन अनाज हर साल, हर महीने आ रहा है। लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय बिहार में 4 किलो अनाज ही मिलता है। और कहीं ना कहीं इसको लोगों ने सत्य मान लिया है। ना कोई डिमांड करता है कि हमको 5 किलो मिले, ना कोई उसको दे रहा है। और इसकी एक वजह यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर प्रति क्विंटल 40 रुपए के दर से, औसतन 40 रुपए के दर से पीसी या भ्रष्टाचार कमीशन काटा जा रहा है। और इसमें ज्यादातर जगहों पर विधायक, दूसरे जनप्रतिनिधि और अफसर सब शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अफसर कर रहे हैं, इसमें विधायक भी शामिल है। और मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, व्यवस्थित तरीके से उस 40 रुपए में हर व्यक्ति का, हर जनप्रतिनिधि और अफसरों का शेयर बना हुआ है। और ये 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से जो हर महीने राशि काटी जा रही है, यही वजह है कि लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल पा रहा है। दूसरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी योजना है वो है आवास को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको पहले लोग इंदिरा आवास योजना कहते थे। ज्यादातर लाभार्थी आज भी हम लोग को गाँव में इंदिरा आवास वाले मिलते हैं, जिनको 20,000-25,000 रुपया किसी जमाने में मिला है। 1,40,000 वाले लाभार्थी बहुत कम मिलते हैं। जो मिलते हैं वो बताते हैं कि इसमें 25,000 से 40,000 रुपए तक उनको घूस देना पड़ता है। और जहां पर जनप्रतिनिधि पैसे ले रहे हैं वहां पर ये 35-40 हजार रुपए है। जहां जनप्रतिनिधि पैसे नहीं ले रहे हैं वहां 20 से 25 हजार है। लेकिन अफसर जो है वो तो पैसा लेगा ही लेगा, जनप्रतिनिधि पैसा ले या न ले। इंदिरा आवास योजना में अभी तक हमको कोई ऐसा लाभार्थी नहीं मिला जिसको पैसा न देना पड़ा हो। और नाम लिखे, सूची में लिखने से लेकर नाम आगे बढ़ाने तक, फिर आपका पहली किस्त जब जारी होती है, दूसरी किस्त, तीसरी, वो पूरी व्यवस्था बनी हुई है। 1,000 रुपए से शुरू होता है और कुल मिलाकर 25,000 से 40,000 रुपए तक लोगों को इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास में देना पड़ रहा है। तीसरी जो एक बड़ी योजना शौचालय की, स्वच्छ भारत अभियान, खुले में शौच बिहार के ज्यादातर गांवों की आज भी सच्चाई है। यहाँ पर तीनों ही जिलों में, और एक ऐसी व्यवस्था है कि किसी जिले में कोई वेरिएशन नहीं है,
हर जगह इस योजना को लोगों ने ऐसे बना लिया है कि अफसरों ने 2,000 रुपए प्रति लाभार्थी लिया और लाभार्थियों के नाम पर 12,000 रुपए रिलीज किया गया। शौचालय न बनाने की चिंता की गई, ना शौचालय की उपयोग की कोई बात कही गई। जो जिनके पास शौचालय थे उनके नाम पर भी पैसा जारी किया गया, या जिन्होंने पैसा लिया उनको बताया ही नहीं कि भाई तुम्हें शौचालय बनाना है। मिलने वाले को भी लगा चलो जो ही 8-10 हजार रुपए मिल रहा है अच्छा ही है, और उसके नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर पैसा निकाला गया है। और ये बात पश्चिम चंपारण में भी सुनने को मिली, पूर्वी चंपारण, शिवहर और अभी गोपालगंज में भी मैं देख रहा हूँ। ज्यादातर गाँव से जब हम लोग निकलते हैं तो दोनों ओर सड़क के किनारे खुले में शौच आज भी यहाँ के जीवन की सच्चाई है। चौथी एक योजना है जिसके बारे में मैं खुद बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, वो है मनरेगा। मेरी अपनी सोच थी पदयात्रा से पहले कि मनरेगा में जब नीचे जाऊंगा तो मनरेगा के काम, मनरेगा से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, क्योंकि बिहार में गरीबी, भूमिहीनता, मजदूरी इतनी ज्यादा, बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें नीचे कोई ना इसकी कोई चर्चा है, ना कोई इसकी बात कर रहा है, ना कहीं मुझे कोई मनरेगा का काम होता हुआ, कोई मजदूरों का करता हुआ मजदूरों का समूह दिखा। जब मैंने इसको आंकड़ों में देखा तो पता चला कि बिहार सरकार का मनरेगा में यूटिलाइजेशन है 40%। मतलब अगर बिहार की योग्यता हर साल केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए लेने की है, 10 से 12,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को मनरेगा के अंतर्गत मिलना चाहिए। उसके बदले में हम लोग यहाँ करीब 4,000 करोड़ रुपया ही लेकर आ रहे हैं। 6,000 करोड़ रुपया तो बिहार सरकार दिल्ली में सरेंडर कर रही है, और उसमें भी मनरेगा में जो पीसी है वो शायद किसी भी योजना से सबसे ज्यादा है। 40% मिनिमम 40% मनरेगा की राशि में पीसी काटा जा रहा है। तो इफेक्टिवली जमीन पर 2,500 करोड़ रुपया पहुंचा। 10,000 करोड़ रुपया की मानिए योग्यता है बिहार की, उसमें 4,000 करोड़ ही आया। 6,000 करोड़ रुपया तो आप लेकर आए ही नहीं, और जो 4,000 करोड़ आया उसमें 40% आपने पीसी काट लिया, तो 1,600 करोड़ रुपया, 1,500 करोड़ रुपया वो चला गया। तो लोगों को 10,000 करोड़ के बजाय 2,500 करोड़ रुपया मिल रहा है। ये हालात तब है जबकि लोग 10,000 12,000 रुपए के लिए घर परिवार छोड़कर पलायन कर रहे हैं और करोड़ों की संख्या में मजदूर बाहर जा रहे हैं। इसने मुझे आश्चर्यचकित किया कि मनरेगा को लेकर जो बिहार के लोगों के लिए संबल का काम हो सकता था, योजना से लोगों को लाभ मिल सकती थी, इसको लेकर इतनी उदास, समाज भी इसको करीब भूल गया है कि मनरेगा भी कोई योजना है। इसके अलावा दो जो राज्य सरकार की बड़ी स्कीम है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, एक है नल जल योजना जिसकी हर जगह चर्चा होती है। 7 निश्चय का यह हिस्सा था। 7 निश्चय की जो बड़ी योजनाएं थी, जो बड़ी बातें थी, उसको तो लोग भूल ही गए हैं। बेरोजगारों को 1,000 रुपए भत्ता, उसको लोग भूल गए हैं, कोई ना पूछता है ना बताता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिसमें 12वीं के आगे पढ़ाई के लिए हर व्यक्ति को पैसे की व्यवस्था कराई जानी थी, उसके भी लाभार्थी मुझे अभी तक इक्का दुक्का ही कोई मिलता है। लेकिन जो 2 योजनाएं जिसकी चर्चा होती है, वो पहली योजना है नल जल योजना। तो नल जल योजना में पश्चिम चंपारण में हालत सबसे खराब है। 100 में 90 नल जल की योजना काम नहीं कर रही है। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में ये आंकड़ा करीब 70 है। मतलब 100 में 70 काम नहीं कर रहा है। 25 से 30 नल जल योजना चल रही है, बाकी योजनाएं वो बंद है, या चलकर बंद हो गई, या बनी ही नहीं, या ठीक से बनी नहीं। 100 में 70 योजना नल जल योजना आज कारगर नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी योजना है जिसकी चर्चा आप लोग भी कम करते हैं, क्योंकि जब 7 निश्चय बनाया जा रहा था तो उसमें नल जल योजना सबसे बड़ी योजना नहीं थी। उस पर अनुमान था कि 25 से 30,000 करोड़ रुपया 5 साल में खर्च किया जाएगा। सबसे बड़ी योजना थी नालियों और गलियों की पक्कीकरण की बात, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए खर्च होना था 5 वर्ष में, 2015 से 2020 के बीच में। योजना ये थी कि गांव के जो घर हैं वो घरों के नालियों का पक्कीकरण किया जाए, उन नालियों को लाकर एक बड़े नाले से गांव में जोड़ा जाए और उस बड़े नाले के जरिए गांव का पानी निकाला जाए और उसका निस्तारण की व्यवस्था की जाए, और साथ में गलियों का भी पक्कीकरण किया जाए। गलियों के पक्कीकरण की हालत तो ये है कि इसको कोई जानता ही नहीं कि गलियों के पक्कीकरण की कोई योजना भी चली है। नालियों को लेकर मैंने जो देखा कि सड़कों के किनारे कुछ बड़े नाले बनाए गए बेतरतीब तरीके से, ना उनको घरों के नालों से जोड़ा गया है, ना उन बड़े नालों से पानी को निकाल कर निस्तारण की कोई व्यवस्था की गई है। तो सड़क के किनारे बेतरतीब बने हुए बड़े नाले ये दिखाते हैं कि इस योजना के नाम पर कम से कम कुछ पैसा तो निकाल कर चोरी हुई है उसकी, लेकिन उसकी कोई सोच नहीं है, कुछ उसको व्यवस्थित तरीके से बनाया नहीं गया है। ज्यादातर सड़क के किनारे बड़े
बने हुए नाले कूड़ेदान के तरह हो गए हैं। उसमें पानी नहीं, कूड़ा ज्यादा है और घरों से उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना जल के निस्तारण की कोई व्यवस्था है। जो हम लोग पूरी पद यात्रा में सुन रहे हैं सबसे ज्यादा, वो है 3 शब्द: अफसरशाही से परेशान जनता। जो भी मिलता है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, जनप्रतिनिधि हो, सामान्य जनता है, हर व्यक्ति बता रहा है कि अफसरशाही बहुत है, अफसरों की मनमानी है, जो अफसर चाहते हैं वही होता है। तो अफसरशाही से परेशान जनता। दूसरा शब्द जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है वो सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि बिना पैसा दिए हुए, बिना भ्रष्टाचार के हो सकता है। चाहे वो सीओ का ऑफिस हो, बीडीओ का ऑफिस हो, पंचायत अफसरों का की बात हो, थाने की बात हो, कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, चाहे आपको पासपोर्ट बनाना हो, चाहे आपको कोई प्रमाण पत्र लेना हो, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें आपको घूस दिए बगैर आपका काम हो सकता है। तो पहला शब्द है अफसरशाही, दूसरा है भ्रष्टाचार। तीसरा जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है पीसी। सरकारी योजनाओं में व्यवस्थित तरीके से कमीशन काटने की व्यवस्था, दलाली काटने की व्यवस्था। ज्यादातर सरकारी योजनाओं में व्यवस्थित तरीके से 20 से 50% तक लोग मिलकर योजनाबद्ध तरीके से पैसा काट रहे हैं। चाहे वो सड़क की योजना हो, मनरेगा की योजना हो, अनाज बांटने की योजना हो, जो भी योजना है उसमें व्यवस्थित लोगों ने एक तरह से मान लिया है कि भैया अगर सरकारी योजना है तो इसमें 20 से 50% पीसी के तौर पर कटेगा ही कटेगा। तो 3 शब्द: अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अफसरशाही से परेशान जनता, विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में कटने वाला पीसी। मोटे तौर पर अगर एक लाइन में मैं अपना अनुभव अभी साझा करूं तो ज्यादातर जनमानस के मन में इस सरकार को लेकर, अभी की जो बिहार की व्यवस्था है इसको लेकर उदासीनता है या गुस्सा है। मुझे इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दे तो कोई ऐसा मिला नहीं जो ये बता रहा हो कि देखिए साहब ये सरकार अब चल रही है, देखिए अगले साल क्या होता है या कुछ बेहतर हो जाए। ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया है कि अभी की जो सरकार है, अभी की जो व्यवस्था है, इससे तो कुछ सुधरने वाला नहीं है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव के तौर पर कौन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। अभी की सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इसको लेकर करीब करीब कॉन्सेंसस जिसको कहते हैं, आम सहमति, आप चाहे जहां भी चले जाएं वो आपको आम सहमति दिखती है। मेरा अभी तक का अनुभव ये रहा है। वो आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। सुदूर क्षेत्र में भी आप जितने योजनाएं हैं उसका जो आकलन है आपका, तो बिल्कुल 100% सही है कि कोई भी योजना हो, सारी समस्याएं जो बताई एकदम धरातल पे हैं और वो वैसी ही है जैसी आपने बताई। इन समस्याओं को जानने के बाद क्या आगे, अभी तो आपने पार्टी की भी बात नहीं कही है, क्या करेंगे, क्या समाधान की भी कोई योजना सरकार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब समाधान की योजना कई स्तरों पर। एक तो इस स्थिति को सुधारे जाने के लिए सबसे पहले जरूरी है समाज का सुधरना। तो समाज के स्तर पर पदयात्रा का जो पहला उद्देश्य है कि समाज के स्तर पर यह बताया जाए कि जो आपकी समस्या है, जिस वजह से आप परेशान हैं, जिस वजह से आपकी गरीबी है, इन्हीं विषयों पर आप वोट भी कीजिए। आपकी समस्या स्कूल है, आपकी समस्या भ्रष्टाचार है, आपकी समस्या अस्पतालों का न होना है, आपकी समस्या सड़कों का, गलियों का टूटा होना है। लेकिन जब आप वोट करते हैं तो इन विषयों से अलग हटके कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट कर दिया, कभी आपने पुलवामा पर वोट कर दिया, कभी जाति पर वोट कर दिया, कभी लालू जी के डर से भाजपा को वोट कर दिया, कभी भाजपा के डर से लालू जी को वोट कर दिया। तो समाज को ये तैयार करना, ये बताना, समझाना कि अगर आप अपने हितों की, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करके वोट नहीं देंगे तब तक इस व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता है। ताकि जनमानस, ये पहले जनता में ये बात बने। देखिए राजनीति में जो हम लोग देखते हैं वो समाज का ही एक आईना है। समाज में जो गलती है वही राजनीति में आपको गलती दिखेगी। तो ये जो पूरा जनसुराज है ये कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, लेकिन साथ में ये दल बनाकर चुनाव लड़ने का भी अभियान नहीं है। ये समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें समाज ये समझे, तैयार हो कि नहीं, मुझे अपने और अपने बच्चों के बेहतरी के लिए एक बेहतर लोगों का चुनाव करना होगा और उनके सामने बेहतर लोगों का विकल्प हो। उसके लिए ऐसे लोगों को समाज से निकाला जाए, उनको राजनीति में लाया जाए, राजनीति में जोड़ा जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें कि वो जनप्रतिनिधि बनकर जनता का काम कर सकें। तो पहला सॉल्यूशन ये है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जो दूसरा उद्देश्य है पदयात्रा का, कि बिहार के हर पंचायत के लिए
मैं अगले 10 साल की योजना बनवा रहा हूं हर पंचायत का, बिहार का नहीं, बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं जो जमीन पर हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इन समस्याओं को समझकर पंचायत की स्थिति का पूरा आकलन करके हर पंचायत की एक 10 साल की योजना बना रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म होगी तो उस योजना को जारी करेंगे। उस योजना में सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपके पंचायत में नाली टूटी हुई है और नाली बन जाएगी, या सड़क खराब है सड़क बन जाएगी। उस योजना में ये भी बताया जाएगा कि आपके पंचायत में, बिहार के हर पंचायत का अलग अलग, आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। दूसरी बात ये बताया जाएगा कि आपके पंचायत में किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि हर पंचायत की स्थिति अलग है। कहीं पर आप मछली पालन करके आमदनी बढ़ा सकते हैं, कहीं पर आप बाढ़ रोक कर आमदनी बढ़ा सकते हैं, कहीं लोगों को आप सब्जी उगाने के लिए प्रेरित करके आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो हर पंचायत के किसानों की आमदनी, खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी, इसकी योजना देंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर पंचायत में 500 से 1000 लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसकी योजना भी बनाकर जारी करेंगे, ताकि लोग जब पदयात्रा खत्म हो तो उसको देखें, समझें, उस पर चर्चा करें, उसका मूल्यांकन करें, उनको अच्छा लगेगा तो उसको अपनाएं। सिर्फ झूठे वादे करने से कि मैं आऊंगा और सबको नौकरी दे दूंगा, उससे बिहार नहीं सुधरेगा। आपने देखा होगा अमेरिका में जो चुनाव होते हैं, जो बड़े विकसित देश हैं दुनिया के, तो आपको सिर्फ ये नहीं बताना होता है कि आप आएंगे तो आप देश की अर्थव्यवस्था कैसे में क्या सुधारेंगे, आपको ये भी बताना होता है कि इसको कैसे सुधारेंगे। तो ये जो पूरी पदयात्रा है कि भाई योजना तो बने, उसका डिटेल हो कि भाई आखिर कैसे नौकरी देंगे आप 500 लोगों को हर पंचायत में। उसके लिए हर पंचायत की आपको समझ होनी चाहिए, पंचायत में जो स्थिति है उसकी समझ होनी चाहिए, और उन स्थितियों को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाएगी कि नहीं यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज लगाया जा सकता है, यहाँ पर एक सब्जी के खाद्य संस्करण की एक यूनिट लगाई जा सकती है, यहाँ पर जलकर को डेवलप किया जा सकता है, वो हर पंचायत की जब योजना बनेगी तभी उसकी बात बनाई जा सकती। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है, और योजना बन जाए, लोग अच्छे विकल्प मिल जाए, ये दोनों का जब समायोजन होगा, लोग तैयार हो जाएं, उनके सामने बेहतर विकल्प हो, और दोनों लोग तैयार हो जाएं, अच्छे लोग चुन मिले, उनके साथ योजना भी हो, तीनों का जब समायोजन होगा तभी बिहार को सुधारा जा सकता है। यही बात पदयात्रा में कह रहे हैं। सर 2015 में महागठबंधन की जब सरकार बनी थी, जिसमें जदयू उसके पीछे आप रणनीतिकार के रूप में थे, पुनः वो स्थिति बनी 2022 में जब जदयू भाजपा से अलग होकर फिर महागठबंधन की सरकार बनी। इन दोनों महागठबंधन की सरकारों में आपके नजरिए से क्या फर्क है और क्या समानता है? जमीन आसमान का फर्क है। ये सवाल कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई 14-15 में आपने नीतीश कुमार की मदद की, आज आप उनका क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं, उनकी आलोचना क्यों कर रहे हैं। तो पत्रकार होने के नाते और बिहार के नागरिक होने के नाते भी आपको समझना चाहिए कि 14-15 के नीतीश कुमार और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 के नीतीश कुमार जिनकी मैंने मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जिनकी पार्टी लोकसभा में चुनाव हारी थी। नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर नीतीश कुमार ने पद को छोड़ा था, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। और आज नीतीश कुमार हैं जो चुनाव हार गए हैं। 2020 में जनता ने आपको हरा दिया है, आप 243 के विधानसभा में 42 एमएलए जीते हैं, तो आप चुनाव हार गए हैं। लेकिन कोई ना कोई जुगत लगाकर, चाहे कभी लालटेन पकड़कर, कभी फूल का साथ लेकर, भाजपा का साथ लेकर आप सरकार में बने हुए हैं। तो राजनीतिक मोरालिटी तो आपने पूरी अपनी खत्म कर दी। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी प्रशासक के तौर पर, उस आदमी की छवि ये थी कि भाई 2005 के बाद इन्होंने बिहार को सुधारने का प्रयास किया है। हम लोग जैसे व्यक्तियों के लिए बिहार में राजनीति करना कोई कभी प्राथमिकता नहीं रही। हमारी प्राथमिकता ये थी कि भाई बिहार में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी मदद की जाए। नीतीश कुमार की छवि ये थी कि भाई ये प्रशासक के तौर पर इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, चुनाव हार गए। तो जब मेरे से वो मिले 2014 नवंबर में, तो मैंने उनको कहा कि आप वापस आइए, मुख्यमंत्री बनिए, और अगर चुनाव की व्यवस्था प्रबंधन की वजह से आप छोड़ दिए हैं तो आप वापस आइए, हम लोग कंधा लगाएंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप जीत कराइए, और वो जीत कराए भी। तीसरी बात आप समझिए, जब जिस महागठबंधन की मदद की गई थी, बिहार के इतिहास में पहली बार दलों ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया था। उसमें मैंने 7 निश्चय का कार्यक्रम भी बनवाया था। अब उस कार्यक्रम की स्थिति आप देख लीजिए, बिहार में कितने बेरोजगारों को 1 रुपए भी मिला, जबकि योजना का पहला निश्चय ये था
कि बिहार में 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवक को 1000 रुपया हर प्रति माह मिलेगा, ताकि उसको डिस्ट्रेस माइग्रेशन के लिए मजबूरी में कहीं जाकर मजदूरी नहीं करना पड़े। आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। नल जल की स्थिति आप देख ही रहे। अगर बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंच गया होता तो निश्चित तौर पर लोगों के जीवन में फायदा होता। अगर हर घर के नाली के से पानी के निष्कासन की व्यवस्था हो गई, निस्तारण की व्यवस्था हो गई होती, गलियों का, नालियों का, सड़कों का पक्कीकरण हो गया होता, तो गांव की स्थिति सुधरती। तो जरूर उनको जिताया गया था, लेकिन जिताया गया था इसलिए, मदद इसलिए की गई थी कि उन कामों को किया जाएगा, उन्होंने किया नहीं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्यों नीतीश कुमार की मदद नहीं कर रहे हैं? मदद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मानवता के आधार पर भी नीतीश कुमार, जिनकी मैंने मदद की थी 14-15 में, ये वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने गैसल, असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी, उसमें 290 लोगों की मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। वाजपेयी जी ने इनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया था, तब वो प्रधानमंत्री थे। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने यह कहा कि इस्तीफा अपना वापस नहीं लिया कि जब 290 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे पद पे रह सकता हूँ। आज वही नीतीश कुमार हैं। कोरोना के दौरान हजारों लोगों की असमय मृत्यु हो गई, हजारों लड़के रोड पर बिहार के मारे मारे फिरते रहे। नीतीश कुमार ने उनकी मदद के लिए कोई प्रयास, बिल्कुल कोई प्रयास नहीं किया। आज वही नीतीश कुमार हैं, शराबबंदी में सैकड़ों लोग, उनकी दुखद मृत्यु हो रही है और वो हंस के पॉकेट में हाथ डाल के कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आप देखिए, प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और एज ए ह्यूमन बीइंग, तीनों ही स्तर पे नीतीश कुमार के 14-15 के नीतीश कुमार और आज में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। एक और बात आप समझिए, लोकतंत्र में संविधान, लोकतंत्र ये आपको बताता है कि जिस दल, जिस विचारधारा, जिस व्यक्ति, जिस नेता में भी आपका भरोसा है, आप उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट 5 साल के लिए है। 5 साल की एक अवधि तय की हुई है। अगर वो दल, वो नेता 5 साल में आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरता है, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उनका साथ दिया है, उतनी ही मजबूती से आप उनका विरोध भी करें। अगर आप ये नहीं करेंगे, तब तो आप देश में राजतंत्र ला देंगे। एक बार कोई आ गया, फिर जिंदगी भर आप उसी के बंधुआ मजदूर बन के वोट देते रहिए। एक और जो आपने सवाल किया कि दोनों महागठबंधन में फर्क क्या है, फर्क सबसे बड़ा है जनता का मैंडेट। 2014-15 के महागठबंधन को जनता का विश्वास था, जनता ने उसको वोट दिया था। अभी का जो महागठबंधन है, इसको जनता ने वोट नहीं दिया है। तो नीतीश कुमार ने 2014-15 के बाद 2 बार ये विश्वासघात कर दिया। पिछली बार आपको लालटेन के साथ मिला, कांग्रेस के साथ जनादेश मिला, आप भाजपा के साथ चले गए। इस बार आपको आधा सुधा ही सही, लेकिन जनादेश आप लड़े भाजपा के साथ, अब आप लालटेन के साथ चले गए। यही वजह है कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है, उनकी विश्वसनीयता है, वो आज उनके जीवन में शायद सबसे निचले स्तर पर है। सबसे ज्यादा अगर किसी समाज में किसी के प्रति गुस्सा है, उदासीनता है, लोग मजाक का पात्र जिसको बनाए, वो नीतीश कुमार है। सर, जब से देश आजाद हुआ है, जब से हम लोग चुनावी प्रक्रिया में आए हैं 1950-52 के बाद से, लगातार राजनीतिक बातें एक दल दूसरे के विपक्ष में बोल करके और बदलाव की बात करके, जैसा कि आप भी कर रहे हैं कि बदलाव की एक लहर बिहार में तो है, और कुछ योजनाओं की बात करते हैं। कुछ हमारे संविधान से उठा करके अगर बात करें, कुछ चीज़ों की व्यवस्था, जैसे कि अभी आपने कहा कि 5 साल के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, चुनी जाती हैं, नेता या दल चुने जाते हैं। 10 साल के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी संविधान में। आज 72 वर्ष 74 वर्ष बीत जाने के बाद ये व्यवस्था चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आरक्षण व्यवस्था को क्या आप देश हित और जनहित में अच्छा मानते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मानता हूँ। आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जायज है, बनी रहनी चाहिए। इसलिए बनी रहनी चाहिए कि समाज के जो वर्ग सामाजिक आर्थिक कारणों से पीछे छूट गए हैं, उनको आपको साथ लेकर चलना ही है। जिस संविधान में जिस प्रावधान की आप बात कर रहे हैं, 10 साल 20 साल की, उसमें यह तय किया गया था कि 10 साल में इनकी स्थिति सुधर जाएगी। 10 साल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह था कि उनकी स्थिति बराबरी की हो जाएगी। मान लीजिए कि संविधान में तय किया गया कि भारत में आर्थिक प्रगति 10 साल में, 20 साल में भारतीय आर्थिक तौर पे गरीबी खत्म हो जाएगी, और 20 साल में गरीबी खत्म नहीं हुई, तो क्या गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को बंद कर दिया जाना चाहिए या उसको जारी रखना चाहिए? 20 साल का ये जो तर्क है, ये बिल्कुल गलत तर्क है।
20 साल में ये कहा गया था कि 20 साल में सरकारों को, समाज को इतना बेहतर प्रयास करना होगा कि 20 साल में जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो वंचित हैं, वो अगर छूट गए हैं तो उनकी स्थिति सामान्य वर्गों के बराबर हो जाए। वो अगर हुई नहीं तो उस व्यवस्था को तब तक कायम रहना चाहिए जब तक कि उनको बराबरी का अधिकार न मिल जाए। जैसे सर आर्थिक आधार पर या जातिगत आधार? बिल्कुल जातिगत आधार पर, जो अभी व्यवस्था संविधान में है उसके पक्ष में हमें। अब यहाँ समाज में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई बात नहीं। यहाँ अगर 35% वाला आदमी शिक्षक बनता है और 90% वाला नहीं बनता है तो शिक्षा व्यवस्था कैसे? आपको लग रहा है कि उसी की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब है? क्यों? एक पहलू तो बिल्कुल नहीं, पहलू बिल्कुल ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। अभी आप सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, देख लीजिए, उसमें मेंस का जो कट ऑफ है वो ओबीसी वर्गों में जनरल से ज्यादा है। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं ये नहीं आप ये मैं। और दूसरी बात आप समझ जाइए, जो बात भी संविधान संगत नहीं है वो हमारी प्राथमिकता का आधार नहीं है। जो बात संविधान में लिखी हुई है, जो हम इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने, देश को बनाने वाले लोगों ने सोचा समझा, जो व्यवस्था बनाई, हम उसके पक्षधर हैं। सर, शराबबंदी कानून 2016 में लागू हुआ। जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग इसके अभिशाप से भी गुजर रहा है, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। शराबबंदी को लेकर आपका टेक? शराबबंदी को लेकर एकमात्र आदमी बिहार में मैं हूं जो कि पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बेकार कानून है, इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं भाजपा और आरजेडी की तरह ये नहीं कह रहा हूं कि जब विपक्ष में हूं कि भैया ये लागू ठीक से नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये लागू हो ही नहीं सकता है, इसको बिल्कुल सिरे से बिहार से हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी, देखिए दुनिया में कोई भी, कहीं भी, पूरे दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी समाज ने, किसी राज्य ने, किसी देश ने शराबबंदी लागू करके अपने लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास किया। पहली बात तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा, गांधी जी के संदर्भ में जो बात कही जाती है कि गांधी जी ने कहा शराबबंदी की बात, बिल्कुल गलत बात है। मैं रोज मंच से खुली चुनौती दे रहा हूँ। गांधी जी ने कहीं पर भी अपने वक्तव्यों में, अपने लेखन में इस बात को नहीं कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना गलत बात है, समाज में इसकी चेतना होनी चाहिए, समाज को इसके लिए तैयार किया जाना चाहिए कि आप शराब न पिए। गांधी जी ने सरकारों को ये बात नहीं कही कि आप कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी वेजिटेरियन होने के पक्ष में थे और कल सरकार ये कानून बना दे कि कोई आदमी जो नॉन वेजिटेरियन खाना चाहता है वो नहीं खा सकता है, वो गैर कानूनी है। तो ये गांधी जी के आड़ में, जो गांधी जी को न जिन्होंने कभी पढ़ा न उसको समझते हैं, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ नीतीश कुमार को, उनके सरकार को, जिसका दम है वो आ जाए, दिखा दे मुझे एक लाइन, वो दिखा दे जहाँ गांधी जी ने कहा हो कि सरकार को शराबबंदी लागू करना चाहिए। शराबबंदी होने से बिहार को कम से कम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बिहार सरकार को, बिहार के लोगों को 20,000 करोड़ रुपया का हर साल का नुकसान है। और ये पैसा या इसका एक बड़ा हिस्सा शराब के माफियाओं को, भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस कर्मियों के जेब में जा रहा है। समाज का एक बड़ा, और घर घर शराब बिक भी रही है तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। समाज का एक बड़ा वर्ग इसमें इन्वॉल्व हो गया है। जो लड़के शराब, और यहाँ बिहार में स्मैक का या दूसरे तरह के नशा का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलन बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक, सामाजिक एक तरह से कैटास्ट्रोफ नीतीश कुमार ने तैयार कर दिया है। और जहरीली शराब से होने वाली मौत, जो परेशानियां हैं, और जिन महिलाओं के नाम पर इसको किया गया है, आप उन्हीं महिलाओं से जाकर बात कर लीजिए। गरीब तबके के लोग शराबबंदी के नाम पर जब पकड़े जाते हैं या परेशान किए जाते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी तो उनके घर की महिलाओं को है। उनको जाकर थाने में दौड़ना पड़ता है, उनको केस में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग पर FIR है। जरा जाकर देखिए कि ये कौन लोग हैं। ये तो समाज के सबसे गरीब लोग हैं। जो पैसे वाला है, जो रसूख वाला है, जो सामाजिक आर्थिक तौर पर मजबूत है, वो थोड़ी ना शराबबंदी में जेल में जा रहा है। वो तो शराब का धंधा कर रहा है उसमें कई लोग। तो ये बिल्कुल गलत स्कीम है, रेट्रोग्रेड है, बिहार को और पीछे ले जा रहा है। इसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। मैं रोज कह रहा हूँ और बिना किसी इफ बट किंतु परंतु के कह रहा हूँ, वोट मिले न मिले कोई मतलब नहीं, बिल्कुल इसको हटाया जाना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण का आप विरोध करते हैं? मैं अभी जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका बिल्कुल पक्षधर हूँ। सवर्ण में गरीब पैदा नहीं होते, गरीबी उन्मूलन के नाम पे आरक्षण बना था। सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था अभी लागू है वो चल रही है, अभी 2 साल पहले लागू हुई है। इसमें आप अननेसेसरी उसको खींच रहे हैं बात को। जो व्यवस्था लागू है
आप मुझे किसी भी तरीके से पूछिएगा तो यही बताऊंगा। आर्थिक आधार पर पिछड़ापन एक बात है, दूसरा पहलू है सामाजिक आधार पर पिछड़ापन। दोनों का समायोजन करके जो व्यवस्था बनाई गई है, जो आर्थिक और सामाजिक तौर दोनों तरीके से पिछड़े हैं, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है और वो व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। बिहार की जातिगत जनगणना को किस नजरिए से? बिल्कुल किसी हमारे लिए कोई विषय ही नहीं है। ये समाज को बांटने का एक अपना तरीका है, सर्वेक्षण हो रहा है, होने दीजिए। पहले बात कि इसके विरोध की कोई वजह नहीं है। दूसरा, जो इसके पक्ष में है उसको ये जरूर पूछना चाहिए कि भाई इसका वैधानिक आधार क्या है। ये जनगणना है ही नहीं, जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है। ये राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, एक सर्वे। हर राज्यों को अधिकार है, आप जमीन का सर्वे करा सकते हैं, अपने लोगों की आर्थिक स्थिति का सर्वे करा सकते हैं, उनके लिटरेसी का सर्वे करा सकते हैं। राज्य सरकारों द्वारा किया गया कोई भी सर्वे, कोई भी प्रयास जिससे आपको अपने लोगों के विषय में, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तो इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है, उस पर ना सरकार ने ये टिप्पणी की है कि इसका वैधानिक आधार क्या है। दूसरी बात, अगर सर्वेक्षण हो गया, जनता को कोई जानकारी मिल गई, अगर कोई वर्ग छूट गया है, अगर उसकी स्थिति के बारे में सरकार को बेहतर जानकारी मिल जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? मिलना चाहिए, उस पर उसके लिए काम होना चाहिए। लेकिन सिर्फ गणना हो जाने मात्र से लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी। दलितों की गणना तो स्वतंत्रता के बाद आज 75 साल से हो रही है, तो फिर भी दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति आज देश में सबसे खराब है। लाइब्रेरी में आप बैठ जाइएगा तो किताबों की गणना करने से थोड़ी ना आइंस्टीन बन जाइएगा, उन किताबों को पढ़ना भी पड़ेगा। तो बिहार में, पूरी बिहार की जनता देश में सबसे गरीब है, ये तो गणना पहले से है। अब बिहार की जनता को सुधार दीजिए उनकी आर्थिक स्थिति को, कौन रोक रहा है आपको? दलितों की स्थिति सबसे खराब है, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आपको कौन रोक रहा है? मुसलमानों की स्थिति, आर्थिक सामाजिक स्थिति सबसे खराब है, उनकी स्थिति आप क्यों नहीं सुधार रहे? तो ये तो समाज को बांटने के लिए एक तरीका है कि आपस में लड़ा दें, आपस में कुछ लोग कह दें कि भैया गणना होनी चाहिए, कुछ लोग कह दें गणना नहीं होनी चाहिए। इसमें उलझ के आपस में मर जाइए, एक वोट दे दीजिए और फिर उनका काम चल जाएगा। कोई विषय नहीं है।